गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फर्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक कर रहे थे, डी ब्लॉक की कुछ जानकारी ले ली थी। आगे हम जो फर्स्ट सीरीज होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, तो आज अपन प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के खुद देखेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को मेन गुण किस पर डिपेंड करते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। और जो सेकंड होता है, क्या होता है अपना परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या। कौन सा? परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय आकार और परमाणुवीय त्रिज्या होती हैं। इसका नंबर 3 होता है। नंबर 3 इसकी ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर 3 ये किस पर डिपेंड करता है? ये अपने आयनन विभव पर डिपेंड करता है। कौन पर? आयनन विभव। आयनन विभव, ठीक है। और नंबर 4 किस पर डिपेंड करता है? ये नंबर 4 अपन पिछले कक्षा में पढ़कर भी आ सकते हैं और आपने देखा भी होगा, रिडॉक्स विभव। रिडॉक्स विभव, रिडॉक्स विभव, इसको लिख सकते हैं रिडॉक्स विभव, ठीक है। ये होता है। नंबर 5 किस पे डिपेंड करेगा? ये 5 करेगा ऑक्सीकरण अवस्था पर। कौन सी पर? ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 5 डिपेंड करेगा ऑक्सीकरण अवस्था पर, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था, आई बात सुन ले। और अपन देखते हुए आ रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था किसकी कम है, किसकी ज़्यादा है। और लास्ट होता है इसका गुण होता है वो है चुंबकीय गुण। कौन सा गुण? चुंबकीय गुण। तो अपन क्या आज इसी की वार्तालाप करने वाले हैं और इसके बाद आगे चुंबकीय व्यवहार के बाद चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले देखो क्या बताया आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित करता है? अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित करेगा, बताता हूँ आपको। जैसे अपन देखते हैं स्केडियम 21 नंबर पर कौन आता है? स्केडियम। स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 3p6, 3d1 और 4s है। 4s भी 1 हो जाएगा। क्या 2 होगा भाई? 4s कितना होगा? 2 होगा ना, 1 कैसे हो जाएगा? 2 का इसमें संपूर्ण आकर इसमें ही आएंगे। उसके बाद 22 पर कौन आता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होगा? 3d2, 4s2। इसी प्रकार वेनेडियम का 23 पर आता है वेनेडियम। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 3d3, 4s1। इसके बाद क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? क्रोमियम यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3d5, 4s1। अब देखो आना तो क्या चाहिए था? 3d4 और 4s2 आना चाहिए था, पर यहाँ पे s वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया इसने? डी ने ग्रहण कर लिया। डी ने ग्रहण करने के बाद क्या हो गए?
क्योंकि ये तो अर्धपूर्त दोनों देखो अर्धपूर्त होगी, और आपको पता है एक पूर्ण पूरित और एक अर्धपूरित से कम हो तो वो स्थायी नहीं होते। दोनों अर्धपूरित होते हैं तब क्या होते हैं, स्थायी, और दोनों पूर्ण पूरित होते हैं तब तो सबसे अधिक स्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी एक इलेक्ट्रॉन अधिक ले लेगा, यानी एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके डी के संयोजकता 10 आती है और एस में 2 आती है, तो दोनों के एक डी में 5 आ गई, एस में 1 आ गई, तो दोनों ने अपना क्या कर लिया, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लिया। तो इसी कारण से ये इसमें भी मानते हैं। इसलिए दोनों कक्षा किस रूप में हो गया, अर्धपूरित, तो ये परमाणु क्या हो गया, स्थायित्व प्राप्त हो गया। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्रोमियम का विनाश क्या होता है, 3d5 4s1, अन्यथा इसका विनाश क्या होना चाहिए, 3d4 4s2 क्रम के हिसाब से। तो आगे 25 से 26 तक ऐसा सेम चलेगा। बट 25 का पर कौन आता है, 24 पर क्रोमियम आ गया, 25 पर आता है मैग्नीज। कौन आता है, मैग्नीज। जो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉन विनाश होता है सेम चलता जाता है, 3d5 और 4s2 होता है, ठीक है। इसके बाद आयरन आ गया, को आयरन पे कितना होगा, थ्री डी फाइव था ये, आयरन पर कितना आ जाए 3d6 4s2 ये हो जाएगा। इसके बाद कोबाल्ट पर कितना है, ये हो जाएगा 3d7 और 4s2। निकल का कितना है 3d8 और 4s2, वो चलते जाएंगे। आर्गन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 4s2। अब इसके बाद आने वाला है कॉपर यानी Cu का कितनी है, Cu का होना क्या चाहिए था, ये 8 है तो Cu का 3d9 4s2 होना चाहिए था, पर ये ऐसा नहीं करता। ये एक तो अर्धपूरित हो जाते हैं, एक पूर्ण पूरित हो जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास ग्रहण कर लेता है। तो कैसे होंगे देखिए, अब ये है एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, आना जो 3d9 चाहिए था पर आ गया 3d10, ये 4s2 था, आना चाहिए था यहाँ पे 4s1 हो गया, ठीक है। तो ये 3d9 4s2 से अधिक स्थायी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d10 4s1 होता है। और आगे कोबाल्ट, 1 सेकेंड, आगे क्या आएगा, जिंक जर्डन, इसका कितना होता है, आर्गन 3d10 और 4s2। देखो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके साथ साथ एक चीज़ और क्लियर करवा देता हूँ आपको, होना क्या चाहिए था, इसका 3d9 4s2 होना चाहिए, पर 3d10 क्योंकि अर्धपूर्त इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। ये अर्धपूर्त है वो पूर्ण पूर्त में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी बात। अब आपको बताऊं इसके अंदर अपन संक्रमण तत्व में पहले क्या पढ़ कर रहे थे, वे तत्व या यानी संक्रमण तत्व वे तत्व या वे यौगिक परमाणु जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या डी कक्षा कह सकते हैं, डी कक्षा क्या हो, अर्धपूरित हो, वो कौन से कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, यानी जिनके डी कक्षा का अर्धपूरित हो। इसके डी कक्षा का देखो पूर्ण पूरित है, तो ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं, ये क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। ओके, वही बात समझ में।
ठीक है। इसके बाद ये होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात। अब करते हैं परमाणुवीय त्रिज्या की बात। किसकी? परमाणुवीय त्रिज्या की बात। परमाणुवीय त्रिज्या, जो परमाणुवीय त्रिज्या है वो क्या होती है? परमाणुवीय त्रिज्या यानी किसी परमाणु के किसी परमाणु के ब्राह्यतम किसी परमाणु के ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या। ठीक है। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। ये देखो, ये कोई एटम है, ये नाभिक है और ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है। इसकी और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन कि परमाणु त्रिज्या वो किन किन कारणों पर निर्भर। अब आगे देखते हैं। अपन देखते हैं कि स्केडियम से जिंक तक चलते हैं। कहाँ तक? जिंक तक चलती हैं। स्केडियम से कहाँ तक चलते हैं? स्केडियम से जड़न तक। तो क्या होता है? स्केडियम से जिंक तक चलते हैं तो परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या बढ़ती है। परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो परमाणु संख्या बढ़ेगी। 1 मिनट, 1 मिनट, कलर चेंज कर दूंगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अपन कहाँ से चलते हैं? स्केडियम से जिंक तक। तो स्केडियम से जिंक तक चलते हैं तो परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या बढ़ती है। परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु संख्या बढ़ेगी, अपन बाएं से दाएं चलते हैं। परमाणु संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। परमाणुवीय त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। परमाणु संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। लेकिन ये कमी ज़्यादा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कमी ज़्यादा नहीं होती है। ये बीच के तत्व होते हैं ना, उनके मध्य एक स्थिरता ही पाई जाती है। जैसे 25 पर आता है मैग्नीज और क्रोमियम की 1.27 होती है, मैग्नीज की 1.26 होती है। अपन Cr ही ले लेते हैं। Cr, मैग्नीज और फेस, कोबाल्ट, निकल, यहाँ तक कि इनकी लगभग समान ही होती है। इनकी 1.24, इनकी 1.25 है, इनकी 1.25, इनकी 1.26, 1.27 ये होती है। ठीक है। इनकी क्या होती है? एक प्रकार से स्थिरता ही पाई जाती है। ये होती है
इनकी मतलब 22 दिए जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आनी चाहिए, बट इनके जो परमाणु त्रिज्या है वो बीच के तत्वों की तो बिल्कुल समानता ही पाई जाती है, अंत में नॉर्मल चेंजिंग होती है। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या की निर्भरता। परमाणु त्रिज्या की निर्भरता यानी किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, किन कारकों पर निर्भर करते हैं। कारक कारक कौन कौन से? 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। कितने कारकों पर? 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला कारक क्या है? बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण। नाभिक के मध्य आकर्षण। ठीक है, ये नंबर 1 कारण। और नंबर 2 कारण किस पर निर्भर करती है? परिरक्षण प्रभाव पर। परिरक्षण प्रभाव। पहले देखते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण से। किससे देखेंगे? इससे बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण। अपन देखते हैं कि संयोजकता या प्रतिबल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? तीव्र आकर्षण बल द्वारा ये नाभिक से ये क्या होते हैं? तीव्र आकर्षण बल द्वारा क्या रहते हैं? नाभिक से बंधे रहते हैं। यानी नाभिक जिनके तीव्र आकर्षण बल द्वारा प्रति के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित। नाभिक प्रति के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितना आकर्षित करेगा परमाणु का आकार क्या होगा? भी उतना ही छोटा होगा। ये तो समझ पा रहे हो? यानी जैसे ये है, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, जितना अपनी ओर खींचेगा ये सिकुड़ता ही जाएगा। नाभिक का आकार क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। और नाभिक का बल क्या होता है? नाभिक का बल होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन अधिक होंगे उतना ही नाभिक बल अधिक होगा। यानी नाभिक का बल किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉनों की संख्या पर। नाभिक का बल किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन संख्या पर। ठीक है, 1 मिनट इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो बाह्य इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जो नाभिक है बल किस पे डिपेंड करता है? नाभिक के बल वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन की संख्या पर। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या पर। इन जितने प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी उतनी नाभिकीय और जो नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा उतना ही जो नाभिक की ओर अट्रैक्शन करेगा उतना ही अट्रैक्शन करेगा, तो परमाणु का आकार क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ।
जिससे ये नाभिक, ठीक है, ये इसका भाइतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये नाभिक है, अनुमान लेते हैं। अब ये इस फ्री सीमा पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो सपोज करो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो देखो ये अपनी जगह यहाँ पे आ गई। तो देखो आकार कम हुआ या नहीं हुआ? जितना प्रोटॉन अट्रैक्शन नाभिक में जो प्रोटॉन संख्या जितनी ज़्यादा होगी नाभिक केवल उतना ही अधिक प्रभावी होगा। अधिक प्रभावी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित जितना ही करेगा प्रोटॉन का आकार उतना ही क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो अपन बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन संख्या तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन सी संख्या? कोष की संख्या सेम रहती है। अपन बाएं से दाएं चलते हैं, कोष क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। कोष क्या रहते हैं? समान। कोष जब समान रहेंगे तब देखो कोष समान है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या बढ़ेगा? प्रोटॉन बढ़ेगा। बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जाता है, उसके साथ प्रोटॉनों की संख्या भी एक एक बढ़ती जाती है। और जितने अधिक प्रोटॉन बढ़ेंगे नाभिक की अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही अधिक होगा, तो प्रोटॉन का आकार उतना ही छोटा होगा। तो आई बात समझ में? ये हो गया परमाणु आकार। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर प्रेरक्षण प्रभाव। 2 नंबर क्या था? प्रेरक्षण प्रभाव। अब आपको बताते हैं प्रेरक्षण प्रभाव क्या होता है। प्रेरक्षण प्रभाव प्रेरक्षण प्रभाव। अब प्रेरक्षण प्रभाव क्या होता है? प्रेरक्षण प्रभाव मतलब रक्षा प्रदान करने वाला प्रेरक्षण प्रभाव। अब क्या है? प्रेरक्षण प्रभाव समानुपाती होता है परमाणु आकार के। परमाणु आकार, ठीक है। अब देखो कैसे, अब आपको बताऊं मैं, नेक्स्ट पेज पर उदाहरण ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये होते हैं यहाँ पे, ये होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक, ठीक है। ये होता है अनस, या आपने बोल सकते हैं फोरस कक्षक। ये होता है और ये कक्षा कौन सा होता है? ये तो फोरस हो गया, अनस हो गया, ये अंदर वाला ये N-1 डी कक्षक, ठीक है। 1-1 डी कक्षक। अब आपको बताता हूँ मैं कि प्रेरक्षण प्रभाव क्या करता है। जैसे अपन संक्रमण तत्वों में क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन प्रभाव अन्य p कक्षकों में नहीं बढ़ते क्योंकि अन्य p कक्षकों में नहीं बढ़ते, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ते हैं। ये तो ही इसकी बात है। इसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देता हूँ एक बार। अपन संक्रमण तत्वों में कहाँ पे बढ़ते हैं, अन्य p कक्षकों में ना भरकर कौन से कक्षकों में बढ़ते हैं। पहले अन्य p कक्षकों में ना भरकर N-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। N-1 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे N-1 में आ गए और अन्य यहाँ पे, उसके बाद N-p आएगा। N-p कहाँ पे आएगा, N-p, तो N-p यहाँ पे आ गया, सिंपल बता दे। तो अपन संक्रमण तत्व कहाँ पे बढ़ते हैं, N-1 डी कक्षक है। तो ये क्या होता है, ये तत्व देखो P से डायरेक्ट N-1 में रहे, P में नहीं है, तो क्या होता है, इन N-1 और P का आपस में प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, नाभिक N-p कक्षक पे जो बल लगाएगा वो उस बल को N-1 डी वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में क्या करते जाएंगे, निरस्त, यानी N-p कक्षक पे जितना नाभिक या बल लगाना चाहते हैं वो लगाने नहीं देता, यानी N-1 के डी के कक्षक क्या कर देते हैं, बल को निरस्त करने लग जाते हैं। तो N-p कक्षक क्या होगा, नाभिक से दूर जाएगा, क्योंकि उस पर N-1 डी कक्षक द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, क्योंकि आने तो यहाँ चाहिए था पर यहाँ के बीच में इलेक्ट्रॉनों के कारण N-1 डी कक्षक क्या हो रहा है, N-p कक्षक क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित होगा। तो ये बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, नाभिक से दूर जाएंगे तो उतना ही पुराणवीय आकार के मध्य वृद्धि होगी। तो प्रेरक्षण प्रभाव का मान जितना ज़्यादा होगा पुराणवीय आकार उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये होगी यानी अपने पुराणवीय आकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेरक्षण प्रभाव, शेल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, प्रेरक्षण प्रभाव। चलिए नेक्स्ट, तीन नंबर है आयनन विभव। 3 नंबर किस पर बात करते हैं, आयनन विभव पर। आयनन विभव, आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, किसी विलगित गैसीय निकाय या गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक विभव या आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। विलगित गैसीय निकाय से गैसीय निकाय के निकाय कैसे करते हैं, परमाणु होगा यहाँ पर, गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक
ले जाने के लिए ये आवश्यक विभव, आवश्यक विभव क्या कहलाता है? ले जाने के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। आवश्यक विभव क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। आवश्यक विभव क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है। अब ये तो हो गया आयनन विभव, मतलब किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक से जितनी अधिक दूरी पर ले जाया जाता है, ले जाने के लिए आवश्यक विभव क्या कहलाता है? आयनन विभव। अब बता देता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो अपने नाभिक के साथ जितने भी परस्पर आकर्षण से बंधा हो, कौन से परस्पर आकर्षण से क्या हो, बंधा हो, तो उसका क्या होगा? आयनन विभव का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि प्रबल होगा तो इतना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा आयनन विभव देना पड़ेगा बाहर ले जाने के लिए। देखो यहाँ से फुल अट्रैक्शन के साथ ये है, इनको अट्रैक्शन इस अट्रैक्शन को तुड़ाने के लिए इस अट्रैक्शन से अधिक अपने को क्या देना पड़ेगा? विभव देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जितना प्रबल होगा उसका आयनन विभव उतना अधिक होगा, और जितना दुर्बल होगा उसका आयनन विभव उतना ही कम होगा। अब ओप्पो ने क्या कहा था कि अपन क्या करेंगे, n से 1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, n कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश कराते हैं। ये बात कही थी ओप्पो ने। ओप्पो ने क्या कहा था? ओप्पो ने क्या कहा था? ओप्पो ने कहा था, वो फिर वो लिख लेना भी सही। ओप्पो ने क्या कहा था कि n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, n-s कक्षक क्या होगा, पूर्ण होने के बाद, यानी n-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन n-s कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं। लेकिन जब इनका आयनन होता है ना, आयनन, ये आपको बता चुका हूँ पहले, आयनन होता है, जब इनका आयनन होता है तो पहले n-s कक्षक से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, n-s कक्षक से ही इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, बाहर। बाद में परिस्थिति अनुसार क्या करेंगे, इस n-1 डी से अपन बाहर निकाल लेंगे, ये होता है परिस्थिति के अनुसार कर लेंगे भाई। पहले n-s कक्षक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, बाद में n-1 डी की परिस्थिति के अनुसार अपन कर लेंगे भाई। ये हो गया ओप्पो का सिद्धांत, ये आपको 2 बार बता दिया गया है। अब देखते हैं आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव क्या है, जैसे प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव, तृतीय आयनन विभव होते हैं, यानी IP1, IP2 और IP3। तो इन तीनों के मान देख लेते हैं अपन, थोड़ा ज़्यादा तो करना नहीं है, ठीक है। यानी अपन अब क्या कहते हैं, प्रथम व द्वितीय व तृतीय आयनन विभव का मान दिया होगा, उसके प्रूफ अपन 2-4 अपन जो पढ़ा हुआ है वो बताते हैं आपको। अपन स्केडियम से जिंक तक चलते हैं, स्केडियम से जिंक तक चलते हैं तो क्रम से अपन देखते हैं इनके क्या बढ़ते जाते हैं, परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या के साथ साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहे हैं, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ रहे हैं तो आयनन विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, यही होगा। बाएं दाएं चलेंगे, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगी, इसके साथ आयनन विभव क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रियाशीलता पर बात कर लेते हैं इसी के अंदर। क्रियाशीलता,
क्रियाशीलता भी क्या होती है? क्रियाशीलता पर अपने कैसे विचार करते हैं? क्रियाशीलता मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे प्रबल अपचायकों विद्युत धनियों कोई धातु, जैसे अपन बात कर सकते हैं धातु की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है? आयनन विभव पर। किसी धातु की क्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है? आयनन विभव पर। क्योंकि किस धातु के जब आयनन विभव का मान जितना अपन कम करेंगे, जितना आयनन विभव का मान जितना कम होगा, वह धातु उतनी क्या होगी? आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। आयनन विभव का मान जितना कम होगा, इसका मतलब वो क्या है? दुर्बल दुर्बल अट्रैक्शन से बंधा था, दुर्बल आकर्षण से बंधा था, और दुर्बल आकर्षण से बंधा था तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकती क्या? थोड़ा सी अपन आयनन विभव का मान थोड़ा सी लगाते, वो जो नाभिक से अनंत दूरी पर चला गया, तो उससे पहले भी अपन आयनन विभव लगाया, आयनन विभव का मान बहुत कम हो, मतलब वो दुर्बल आकर्षण बल से ही बंधी थी, तो उसके लिए अपने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। यानी आयनन विभव का मान जितना कम होगा, वह धातु उतनी आसानी से क्या कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। और धातु इलेक्ट्रॉन आसानी से जब त्यागती है तो क्या होता है? वो धातु क्या होती है? अत्यंत विद्युत धनी होती है, और क्या होती है? प्रबल अपचायक होती है एवं अत्यधिक क्रियाशील भी होगी। मेन डिपेंड कहाँ पर करता है? आयनन विभव। आयनन विभव का मान जितना कम, तो धातु की क्रियाशीलता उतनी अधिक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जो लास्ट नंबर बच गया वो है लास्ट पहला 4 नंबर है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स है विभव। अब इस पे वार्ता करते हैं, ये क्या होता है? रेडॉक्स विभव मतलब इलेक्ट्रॉन विभव होता है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है? क्या करते हैं कि हम एक तरफ तो एक मानक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक मानक हाइड्रोजन, और एक ले लेते हैं 298 केल्विन ताप के साथ 1 मोलर विलयन। अब अपन किसी सेल में एक तरफ तो अपन किसी सेल में क्या करते हैं, एक तरफ तो एक मानक हाइड्रोजन लगाते हैं, दूसरी तरफ एक विलयन, जो 1 मिलियन विलयन है वो क्या कहलाते हैं? 1 मोलर विलयन धातु का आयन। 1 मोलर विलयन क्या है? धातु का आयन। 298 केल्विन ताप पर उस धातु का इलेक्ट्रॉन लें, और इन दोनों भागों क्या करते हैं? अपन लवण सेतु द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। बताता हूँ, आवाज़ रुक के आ रही है। तो अपन क्या कह सकते हैं, यदि अपन एक सेल के एक भाग में तो मानक हाइड्रोजन लगाएं, और दूसरे भाग में क्या लगाएं? 1 मोलर विलयन, और इन दोनों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। यहाँ जो ताप होता है वो कितना होता है? 298 केल्विन। यानी इन दोनों को क्या जोड़ दिया? एक लवण सेतु से जोड़ दिया। और अब इससे जो व्यू आएगा ना सेल व्यू में, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आई बात? अन्यथा डेफिनेशन बोल देता हूँ। अपन डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? अपन यदि किसी सेल में एक भाग में मानक हाइड्रोजन अपन बना रहे हैं, एक भाग में क्या दे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाए, और दूसरे भाग में अपन 298 केल्विन ताप है, 298 केल्विन ताप पर क्या लगा दिया जाए? एक धातु आयन के 1 मोलर विलयन में उस धातु का इलेक्ट्रोड लगाया जाए। कोई धातु लेंगे, उसका इलेक्ट्रोड लगा दिया जाएगा। इन दोनों भागों को एक लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये अपनी लवण सेतु द्वारा इन दोनों भागों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो उस सेल का जो विभव आएगा, उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। समझ में आई बात? अब अपन जानते हैं, क्योंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन विभव का मान, इलेक्ट्रॉन विभव
इलेक्ट्रोड विभव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया कौन से दिशा में होगी? अगर दिशा में। अगर नेगेटिव होगा तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी? कौन सी दिशा में होगी भाई? पश्चिम दिशा में, या अपने विपरीत दिशा भी इसको बोल देते हैं, विपरीत बोल दो या पश्चिम दिशा बोल दो। ठीक है, ये बात होगी। अभिक्रिया पॉजिटिव होगा तो अगर दिशा में, और जो नेगेटिव होगा तो विपरीत दिशा में होगी। ऐसी धातुएं क्या करती है भाई? वे धातुएं क्या होती हैं जो अगर दिशा में चलती है, अम्ल के साथ रिएक्शन करके, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करती हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करती है भाई? मुक्त करती है। ठीक है, ये क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त H2 सॉरी 1 मिनट, H2 मुक्त नहीं करती है, ये मुक्त करती हैं। नंबर 3 बात देखते हैं इनके डेफिनेशन में। नंबर 3 क्या है? यदि मानक इलेक्ट्रॉन विभव या एप्सिलॉन विभव का मान धनात्मक हो, इसका मान इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो? धनात्मक हो, तब क्या निष्कर्ष निकलता है कि धातु किसकी प्रकृति की हो? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक प्रकृति की हो। यदि इसका मान इलेक्ट्रॉन विभव का मान नेगेटिव हो तो इसे निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं? धातु क्या होती है? अपचायक प्रकृति की। कौन सी? अपचायक। ठीक है, ये भी बात होती है इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में। और नेक्स्ट देखते हैं, यानी पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान यदि पॉजिटिव प्राप्त हो तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? अगर दिशा में। यदि नेगेटिव प्राप्त हो तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक हो तो H2 गैस मुक्त होगी, इसमें अम्लों के साथ क्रिया करके। इलेक्ट्रॉन विभव का मान नेगेटिव हो तो अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन विभव का मान धनात्मक हो तो ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक हो तो अपचायक प्रकृति होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना 5 नंबर रह गया था ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था किस तत्व के उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उस यौगिक के अन्य परमाणु को आयनों से के रूप में अलग अलग या पृथक कर लिया जाए। यानी अपन ऑक्सीकरण क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उस यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उससे अलग अलग कर लिया जाए। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल Cl2। Cl2 को अपन अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? Mg पर जुड़े दोनों Cl परमाणु माइनस के रूप में निकल जाएंगे तो Mg पर क्या आएगा? धनात्मक चार्ज आएगा ना, Mg+2 आ जाएगा। Mg+2 आ गया। अब इनके आयन है Cl थे जो 2 क्लोरीन जुड़े हुए थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब एक सिर्फ Mg बच गया। Mg पर कौन सा चार्ज है? धनावेश। 2 धनावेश आई, 2 धनावेश आई तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? प्लस से 2 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। समझ में आई बात है? यदि तत्व की किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाती हैं। परमाणु पर कितनी रही? +2 रही। परमाणु पर रह जाती है यदि उस यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में अलग अलग कर लिया जाए। Cl- के रूप में अपन दोनों को अलग अलग कर लिया जाए तो सेंस क्या बचती है? Mg+2 यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी रहती है। ठीक है, अब अपन प्रथम संकरण श्रेणी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। अब स्केडियम से देखते हैं अपन जिंक तक। फर्स्ट डी यही है, अपन प्रथम श्रेणी तत्व कर रहे हैं आज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। अब देखो इसमें क्या होती है? स्केडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो क्या नहीं होती है? स्थायी नहीं होती है, क्योंकि स्केडियम की +2 ऑक्सीकरण बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, 2।
अस में 2 है और उससे डी में कितने 1 2 और 1 3, एक तो 2 दर्शाएगा, एक 3 दर्शाएगा, पर इसके प्लस 2 ऑक्सीजन की अवस्था है वो स्थायी नहीं होती है। ये स्थायी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो स्केडियम है वो डी इलेक्ट्रॉन का, जो स्केडियम का अंतिम विन्यास क्या होता है, आर्गन S2 और D1, ये होता है 4D1 सॉरी 3D1 4S2। तो ये डी में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये त्याग कर क्या कर लेगा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कौन सा व्यवहार कर लेगा, उत्कृष्ट गैस जैसा। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्कृष्ट गैस जैसा व्यवहार है गया, इसलिए इसके 2 ऑक्सीजन अवस्था स्थायी नहीं होती। इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी स्थायी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीजन अवस्था की अभी आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों को भी बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।